हे गाइस, व्हाट इज अप। तो पार्ट 1 आपको कैसा लगा? हमको लगता है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ओके, तो इस लेक्चर में पार्ट 2 जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें मेथड 2 पढ़ेंगे। और ये मेथड 2 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है जेई पॉइंट व्यू से बहुत ही स्पेशल है ये मेथड। मेथड का नाम है क्रेमर्स रूल। ओके, क्रेमर्स रूल आपको सिंपली इसको याद रख सकते हैं किरात के रूप में। मतलब हर क्वेश्चन को आपको हर क्वेश्चन मतलब सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में एक महत्वपूर्ण ही रूल है क्रेमर्स रूल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रेमर्स रूल विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए। क्रेमर्स रूल मेथड 2 में जो पढ़ेंगे यहाँ पे क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे। क्रेमर्स रूल, ओके, क्रेमर्स रूल। और ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्पेशल है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। तो क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? सपोज कीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 है। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 है। और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 है। तो x इज इक्वल टू जो होता है वो ये होता है कि d1 अपॉन d। ओके, और सब कुछ बताते हैं d1 एंड d क्या है। y इज इक्वल टू होता है d2 अपॉन d एंड z इज इक्वल टू जो होता है d3 अपॉन d। वेयर क्या होना चाहिए यहाँ? तो वेयर d इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तभी जाके ये अप्लाई होगा। ओके, हियर क्या होना चाहिए? वेयर जो है d इज इक्वल टू जो है d जो है वो क्या है? कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके, ये d है। d1 क्या है भाई? d1 जो है d1 मतलब क्या? d जो है d में आप क्या करो, a1 a2 a3 को हटा दो और वहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट करने का मतलब d1 d2 d3 जो है उसको पुट कर दो तो आपको d1 निकल जाएगा, कैपिटल d1 निकल जाएगा। d1 d2 d3 मतलब a1 a2 a3 को रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से, मतलब स्मॉल d1 d2 d3 से, और बाकी के एलिमेंट को एज ए इट इज रखो। तो ये b1 b2 b3 c1 c2 c3। सिमिलरली यही कंसेप्ट d2 में अप्लाई करो। d2 में क्या करेंगे? b1 b2 b3 को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 से, स्मॉल d1 d2 d3 से। तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 और ये हो जाएगा व्हाट? d1 d2 d3 और c1 c2 c3 तो वैसे ही रहेगा। इसी तरह आप d3 जो होगा वो क्या होगा? d3 में हम क्या करेंगे बोलो? d3 में जो बाकी जो c1 c2 c3 है उसको रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 से। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और यहाँ पर रिप्लेस होकर d1 d2 d3 हो गया। ओके, तो ये d1 d2 d3 और d का वैल्यू आपने जान लिए और इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट में। अब जो हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या क्या होता है भाई? सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है एक ये हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन निकलता हो और ये दूसरा केस हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन निकलता ही ना हो। मतलब एक केस पहला जो वो ये है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। ओके, और दूसरा जो केस है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ओके,
तो ये चीज़ हो गया। कंसिस्टेंट का मतलब इसमें दो केस आता है। ओके, पहला केस आता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड जो केस है, सेकेंड केस है ये कि इसका मैनी ऑफ सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ओके, यानी इन्फिनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, d इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। d का तो पता है d क्या है। ओके, और क्या होगा, और x इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, सिंपली d1 अपॉन डी, y इज इक्वल टू d2 अपॉन डी, एंड z इज इक्वल टू d3 अपॉन डी। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये केस हो गया। मैनी सॉल्यूशन के लिए केस क्या होता है भाई, मैनी सॉल्यूशन के लिए d इज इक्वल टू 0 होगा, एंड क्या होगा, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0। मैनी सॉल्यूशन का केस है कि d भी 0 होगा, उसके साथ साथ d1 d2 एंड d3 सारा 0 होगा। तो ये केस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद देगा भाई। पूछेगा ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई भी केस दिया रहेगा, उससे यदि आपको पता रहेगा तो अननोन को भी निकालने कहेगा तो आप निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें हम क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आइए, इनकंसिस्टेंट का इसका मतलब है कि इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि नो सॉल्यूशन, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। इस केस में यानी इनकंसिस्टेंट केस में कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं निकलेगा। तो उसके लिए क्या होता है केस, उसके लिए ये होता है कि d इज इक्वल टू 0 होगा, एंड जो होगा क्या होगा, एटलीस्ट, थोड़ा शब्द पे ध्यान दीजिए, एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो। क्या इसका मतलब है, d इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो। कम से कम d1 d2 एंड d3 जो होगा नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। एटलीस्ट कम से कम होगा एक जो d1 d2 d3 में नॉन जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो उसके लिए इनकंसिस्टेंट केस होता है, यानी नो सॉल्यूशन का केस होता है। ओके, तो ये चीज हो गया। तो इनके बेसिस पे हम थोड़ा क्वेश्चन कर लें, तो कर लेते हैं क्वेश्चन एक। तो इसके थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 6। ओके, एंड x plus y plus z is equal to 2, and third equation is x plus 2y plus 5z is equal to 5 है। तो आपको इसमें x y z का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे क्या भाई, बड़ी सिंपल है, क्रेमर रूल का यूज़ करो और फाइंड आउट करो x y z का वैल्यू। तो d लिखेंगे तो d क्या होता है भाई, d होता है एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट है उससे बना हुआ मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे, 2 3 1 1 1 1 और 1 2 5। ओके, मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, सॉरी, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट d जो है क्या है, एक्स वाई जेड से बना हुआ, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट d है। ओके, तो ये हो गया। तो इसका थोड़ा सा वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्या है वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, देखो, तो 5 माइनस 2 माइनस 1, फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ये 15 माइनस 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वट, 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस कितना हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा प्लस 2 और दिस इज इक्वल टू
6 प्लस 2 दैट इज़ 8 माइनस 13, तो -5 हो गया। ओके, तो -5 डी का वैल्यू निकल गया। इसी तरह आप D1 का वैल्यू निकालिए। D1 क्या होगा भाई बताओ? D1 जो होगा वो ये होगा कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हटा दो और D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दो, मतलब 6 2 5 से रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा 6 2 5 और ये हो जाएगा 3 1 2 और 1 1 5। इसका थोड़ा वैल्यू निकालो क्या होता है। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 6 इंटू वट 5 माइनस 2 और लिखो थोड़ा -2 15 -2 प्लस वट और 5 3 -1। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या था फर्स्ट 5 - 2 था ना, 5 - 2 था, तो 5 - 2 गया 3 3 इंटू 6 दैट इज़ 18, तो 18 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे कितना होगा 13 -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 26 और 2 इंटू 5 दैट इज़ 10, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 28 - 26 दैट इज़ 2। तो D1 का वैल्यू कितना निकल गया? 2 निकल गया। ओके, इसी तरह आप निकालो D2 का, तो D2 निकालो। D2 क्या होगा भाई बोलो? D2 ये होगा कि जो क्या होगा y का जो कोफिशिएंट है उसको हटा दो और D1 D2 D3 दैट इज किससे 6 2 5 से रिप्लेस कर दो। तो लिखो क्या लिखता है 2 1 1। ओके, और यहाँ पे देंगे 6 2 5। ओके, और ये हो जाएगा 1 1 5, तो ये हो गया। तो इसको थोड़ा निकाल लो, सिंप्लीफाई कर लो, एक्सपेंड किए हैं। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2 10 - 5। ओके, और ये कितना हो जाएगा -1 और 30 - 5। ओके, और प्लस व्हाट प्लस जो होगा +1 और 6 - 2 और दिस इज इक्वल टू 2 10 - 5 दैट इज़ 5 इंटू 2 10 और 30 - 5 दैट इज़ 25, तो -25 और 6 - 2 दैट इज़ 4, तो +4 लिख दो। 14 - 25 बताओ कितना होगा? 1 1 -11 हो जाएगा। तो D2 का वैल्यू ये निकल गया। इसी तरह आप D3 का वैल्यू निकालो, क्योंकि ज़रूरत है ना XYZ निकालने में, आपको D1 D2 D3 का ज़रूरत है, इसीलिए हम निकाल लें। तो D3 का वैल्यू निकालो, तो D3 का क्या होगा बताओ? D3 का वैल्यू ये होगा कि 2 1 1 और क्या होगा 3 1 2 और 1 1 5 की जगह आप रिप्लेस कर दो 6 2 5 से। ओके, अब इसका वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू क्या होगा? एक्सपेंड करते फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 -4 -1 1 इंटू व्हाट 15 15 - 12। ओके, अब प्लस व्हाट +1 इंटू 6 - 6 और दिस इज इक्वल टू व्हाट 5 - 4 दैट इज 1 इंटू 2 दैट इज 2 15 - 12 दैट इज 3 3 - 1 -3 और ये तो 0 हो गया दैट इज -1। तो भाई आपको D1 D2 D3 एंड D का वैल्यू निकल गया। तो ये वैल्यू निकल गया, तो भाई आपको x का वैल्यू क्या होगा बताओ? x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? D1/D होता है। तो क्या होगा बताओ? D1 का वैल्यू कितना निकला है? D1 का वैल्यू निकला है 2 निकला है, तो 2 दे दो। और D का वैल्यू कितना निकला है? -5, तो -5 कर दो। तो x का वैल्यू निकल गया। इसी तरह आप y का वैल्यू निकालो। y का वैल्यू कितना होगा? D2/D होगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट D2 कितना है बताओ? -11 है। -11 और D जो है कितना है? -5, तो ये दिस इज इक्वल टू 11/5। ओके, इसी तरह z का वैल्यू निकालो। z का वैल्यू कितना होगा? D3/D। दिस इज इक्वल टू व्हाट D3 का वैल्यू अभी निकाल लेते, कितना आया था? -1 -1 अपॉन व्हाट -1/D D मीन्स -5, तो दिस इज इक्वल टू 1/5। XYZ का वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हैं। बस आपको समझाने के लिए हम इतना कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इतना कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आओ
नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की और नोट के रूप में हम इसको समझते हैं। ओके, नोट के रूप में लिखो यहाँ पे। अभी जो हम पढ़ेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जितना भी हम कंसेप्ट पढ़े हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में जो भी पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े थे? नॉन होमोजेनियस के लिए पढ़े थे। अब हम जो बात करेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए बात करेंगे, दैट इज इसको आप नोट के रूप में लिख सकते हो। ओके, तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, वैसे आपको बताए थे कि D1 D3 और D1 D2 एंड D3 का यदि वैल्यू 0 हो जाए तो उसको हम कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, मतलब इसका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा कुछ इस तरह से होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0 होगा। कुछ इस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसकी जो खास बात ये है कि ये जो होता है सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन कौन सा निकलेगा? मैनी सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन उस केस में होगा जब डेल्टा का वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन उस केस में होगा। ऑलवेज कंसिस्टेंट में दो चीज़ आ गया, एक हो गया यूनिक सॉल्यूशन, ओके, एक हो गया यूनिक सॉल्यूशन और सेकंड हो गया क्या? मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन कहिए या इनफिनाइट ऑफ मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन में जो कंसेप्ट है वो यह है कि डेल्टा जो होगा, डेल्टा मीन्स जो कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट है, दैट मीन्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा x y z इज इक्वल टू 0। अब इसको जो इसका नाम जो दिया जाता है, इसको ट्राइवल सॉल्यूशन भी नाम इसको दिया जाता है। ओके, ट्राइवल सॉल्यूशन कहिए या यूनिक सॉल्यूशन कहिए, किसके लिए? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा फंडा? मैनी सॉल्यूशन में डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा तो पता है क्या है, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा। इस केस में क्या होगा? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके, और इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दैट इज फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। मतलब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए जो केस हो गया, क्या हो गया? डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी मैनी सॉल्यूशन कहिए उसको, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये हो गया। ओके, और किसके लिए ये है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।